हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ 11 पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ शुरुआत करने से पहले हम पाठ प्रवेश में क्या क्या दिया है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम अभी शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अध्याय के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप तिवारी जी ने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। आरंभ में मुख्य फिल्में यानी आवाज़ रहित फिल्में बनती थी। उनमें किसी तरह की आवाज़ का प्रयोग नहीं होता था। इसके कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवा फिल्मों का आरंभ शुरू हुआ। इस अध्याय को निबंध के रूप में लिखा गया है। जैसा कि इस अध्याय के नाम जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में आवाज़ को शामिल किया गया। प्रदीप तिवारी के निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है। यह निबंध बिना आवाज़ के सिनेमा के आवाज़ के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करता है। ऐसी फिल्में जिनमें आवाज़ भी थी, वे शिक्षा की दृष्टि की ओर से भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग एक और सुन सकते थे और फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार भी सकते थे। तो बच्चों, यह हमें अभी पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ाई के है। अब बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, वे सब जब सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मर्दों इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली शवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पत्तियाँ लिखी हुई थी। देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक यह कहना चाहता है कि लेखक यहाँ पर देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी, तो शहर भर में उसके पोस्टरों में कुछ इस तरह की पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि वे सभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा मानव जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इन पंक्तियों का अर्थ था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब जीवित नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म को देखने के लिए आकर्षित किया गया था और यह आलम आरा फिल्म का सबसे पहला पोस्टर था। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, शब्दार्थ दिए हैं, कठिन शब्द दिए हैं, जैसे कि सजीव। सजीव का शब्द अर्थ क्या होता है बच्चों? जिंदा। इंसान का अर्थ क्या होता है? मानव। और शवाक का अर्थ होता है बोलती। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में
लेखक क्या कहना चाहता है कि 14 मार्च 1931 यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इस तारीख में भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। परंतु यह वह समय था जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। मूक सिनेमा की भी अपनी एक प्रसिद्ध थी, उसका अपना एक अलग स्थान था। तो यही इस पैराग्राफ में लेखक कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। इस पैराग्राफ में लेखक यह कहना चाहते हैं हमें कि जिस साल पहली बोलती फिल्म को पर्दे पर उतारा गया था उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी हुई थी। लेखक के कहने पर ऐसा नहीं है कि एकदम से मूक फिल्म बनना बंद हो चुकी थी। शवाक फिल्म के आ जाने पर भी कई अलग अलग भाषाओं में अभी भी मूक फिल्में बन रही थी, परंतु अब बोलती फिल्में का नया समय शुरू हो गया था। जब एक नई तकनीकी आ गई थी जिसके कारण फिल्म निर्माता आवाज़ को फिल्मों में शामिल कर सकते थे। तो यह इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा गया है। आगे देखिए बच्चों, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर्देशिर एम ईरानी। आर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। लेखक इस पैराग्राफ में यह हमें कहना चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार आर्देशिर एम ईरानी थे। आर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी, जिससे उन्हें इस तरह की फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में भी भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। आगे देखिए, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कई संवाद लेखन नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। तो इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि आर्देशिर जी ने जब देखा कि पारसी के रंगमंच नाटकों को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया जाता है, तो उन्हें ख्याल आया कि किसी पारसी रंगमंच नाटक की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई जाए। आर्देशिर जी ने फैसला किया कि इस नाटक के जो गाने थे वह भी लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने वे गाने भी जो के त्यों फिल्म में शामिल कर दिए। एक साक्षात्कार में आर्देशिर ने कहा था कि उस समय डायलॉग राइटर नहीं होते थे, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गीतकार नहीं था, कोई खास तौर पर लिखने वाला नहीं था और संगीतकार भी नहीं था। जब आर्देशिर जी फिल्म बनाने लगे तो उन्हें यह कमियां महसूस हुई कि जिनके बाद ज़रूरत महसूस की गई कि फिल्म को अच्छी तरह से बनाने के लिए एक खास तौर से संवाद लेखन होना चाहिए, गीतकार भी होना चाहिए जो कि अच्छे गीत लिखे जो लोगों में मशहूर हो, संगीतकार उस गीत को अच्छा संगीत देते हैं। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं। इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्देशिर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं
ही धुने चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। लेखक कहता है कि पहले मूक फिल्में बनती थी जिसमें किसी तरह के गीत, संगीत या संवाद नहीं थे, लेकिन अब शवाक फिल्मों में बनने लगी थी, जो इसलिए गीतकार और संगीतकार की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए गीतकार और संगीतकार की ज़रूरत महसूस हुई। आलम आरा फिल्म के गाने के संगीत के लिए आर्देशिर जी ने स्वयं के संगीत को चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र प्रयोग किए गए थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा फिल्म में आर्देशिर जी ने खास तौर पर किसी को भी संगीतकार या गीतकार की उपाधि नहीं दी थी, क्योंकि सभी ने अपना अपना योगदान दिया गया। जिसे संगीत की थोड़ी जानकारी थी उसने संगीत बनाने में सहयोग दिया, और जिसे गीत लिखने का शौक था उसने गीतों को लिखने में अपना योगदान दिया। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी खास व्यक्ति ने संगीत दिया था। गीत लिखे सभी का मिला जुला सहयोग था। आगे देखिए बच्चों, इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खद्दू के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण कि इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। पार्श्वजनक मतलब इसका अर्थ होता है जो पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ गीत गाए। साउंड मतलब आवाज़। तो देखिए इस पैराग्राफ में लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि आलम आरा फिल्म में पहले गायक जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ में गीत गाए वो बने W.M. खान। W खान द्वारा गाया गया पहला गाना था दे दे खद्दू के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था या नहीं किया जा सका था, क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे आजकल मौजूद है। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आवाज़ के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और यही पहली शवाक फिल्म थी, इसलिए यह रात का समय चुना गया। उस समय पूरा प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट द्वारा लगाकर पूरा दिन जैसा माहौल कायम किया जाता था, मूक युग उसी तरह वह किया गया था। आगे देखिए बच्चों, मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि मूक युग की अधिकतर फिल्में को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि मूक फिल्मों को बनाने के लिए कोई ऐसी खास ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। मगर आलम आरा एक शवाक फिल्म थी और शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम अर्थात बनावटी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें जिन जैसा आभास करवाना था। यही से प्रकाश प्रणाली बनी, अर्थात फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का इस्तेमाल आरंभ हुआ, जो आगे फिल्म के निर्माण का ज़रूरत हिस्सा बनी, क्योंकि अब दिन और रात दोनों समय फिल्में बनाई जा सकती थी। आलम आरा ने भविष्य आगे देखिए बच्चों, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए हैं। आर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 शवाक फिल्में बनाई है। तो यहाँ पे लेखक हमें यह कहना चाहता है कि लेखक कहता है कि आलम आरा फिल्म में
भविष्य को कोई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही साथ यह वो फिल्म थी जिसमें एक इतिहास रचा और एक नए निर्माण की शुरुआत हुई। अर्धे शेयर की कंपनी जो भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 शवक फिल्म बनाए, यह उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान था। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आलम आरा फिल्म अरबियन नाइट्स जैसी फिटनेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक बताते हैं कि आलम आरा फिल्म अरबियन नाइट्स जैसी की आकर्षक थी। जिस तरह लोग अरबियन नाइट्स के आधार पर होने वाले कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते थे, उसी तरह वह जब आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका आकर्षण भी अरबियन नाइट्स की तरह थी। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल जोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को लोगों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में आम बोलचाल की भाषा द्वारा हमारे भारत के संस्कृति और गीतों को सुंदर तरीके से संगीत दिया गया और नृत्य के अभिनय से हमें अनोखे संयोजन देखने को मिले। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विठल। वे उस समय के सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले स्टार थे, अर्थात उन्हें सबसे ज़्यादा वेतन मिलता था। तो यही हमें इस पैराग्राफ में लेखक कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। इस पैराग्राफ में लेखक यह कहते हैं कि जब विठल को फिल्म के नायक के रूप में चुना गया तो उनके बारे में एक कहानी बहुत ही मशहूर है कि विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले तो उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर उर्दू न बोल पाने के कारण उन्हें फिल्म में नायक की भूमिका हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया था। और महबूब भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बेहतरीन कलाकार रहे थे। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। तो इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब विठल की जगह महबूब को नायक बना दिया गया था तो विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। वह इस बात को लेकर अदालत में पहुंच गए कि पहले उनका चयन किया गया था और अब उनके स्थान पर किसी और को रख लिया गया है। उस समय में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो कि बहुत ही मशहूर वकील थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। आगे देखिए बच्चों, उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि
लेखक कहते हैं कि विट्ठल विट्ठल के काम को लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे आने वाली फिल्म में भी विट्ठल ने अपना योगदान दिया। हिंदी सिनेमा में वे लंबे समय तक नायक और कर्तव्य करने वाले नायक के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे बेहतरीन कलाकार भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी हम उनके बेहतरीन योगदान को याद करते हैं। तो यही इस पैराग्राफ में हमें लेखक कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे है कि फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुए। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। पूरी सिनेमा हॉल में बैठने की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि पुलिस के लिए भी भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसे देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ जम जाती थी। तो यह इस पैराग्राफ में हमें लेखक कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फेटी सी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि फिल्म की जांच करने वाले लोगों ने इस फिल्म की जांच पड़ताल की और उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली फेटी सी फिल्म करार दे दिया। और क्योंकि इस फिल्म में पहली बार भड़कीली भाषा और पोशाक का इस्तेमाल किया गया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। उनके लिए यह एक नई तरीके की फिल्म थी। पहले मुख्य फिल्में बनती थी, उनमें किसी तरह के गीत, संगीत और संवाद नहीं थे, और यह एक नया परिवर्तन था जो लोगों को पसंद आया। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसकी रील 10,000 फुट लंबी थी और इस फिल्म को बनाने में 4 महीने का कठिन परिश्रम करना पड़ा था। तब जाकर यह फिल्म तैयार हुई थी। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि सावक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब बोलती फिल्में बनाने वाली तो पुराने समय की कहानियाँ जैसे महाभारत, रामायण, हरिश्चंद्र की कथा, इन पर फिल्में बनाई गई। पारसी धर्म के लोग जो स्टेज पर नाचते खेलते थे, उनकी कहानियाँ पर आधारित फिल्में बनी। अरब देश में जो नायक नायिकाएँ थी, प्रेमी और प्रेमिकाओं की मशहूर कहानियाँ थी, उनको भी फिल्म का विषय चुना गया। इनके अलावा समाज में जो मुद्दे थे जिन्हें उठाकर समाज में सुधार लाया जा सकता था, इस तरह के विषयों को भी चुना गया और उन पर भी फिल्में बनाई गई। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। यह वह समय था जब हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का प्रशासन था और उनका नज़र हमारे द्वारा बनाई गई फिल्मों पर थी कि कहीं किसी तरह से कोई भी फिल्म उनके खिलाफ तो नहीं, इसलिए उनकी नज़र इस फिल्म पर पड़ी। इस फिल्म में जो मुख्य पात्र था वो महात्मा गांधी की जैसा प्रतीत हो रहा था। ब्रिटिश सरकार को आभास हुआ रहा था कि कहीं इस फिल्म में उनके खिलाफ तो कोई संदेश नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस फिल्म के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार अपनी नज़र बनाए हुए थे। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा हुआ है कि सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता
निर्देशक आरदेशिक इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने सम्मानित किया गया कि उन्हें भारतीय सवक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। तो इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि शवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आरदेशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए, यह फिल्म 1931 में बनकर तैयार हुई थी। तो 1931 से लेकर 1956 तक पूरे 25 वर्ष हो गए थे। तो इस खुशी में उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी उपाधि देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह बहुत ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे और वह मानते थे कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, यह तो उनके देश के लिए बहुत छोटा सा योगदान है। तो आगे, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब पहली बार सिनेमा में आवाज़ को स्थान दिया गया तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत थी, क्योंकि अब केवल अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब संवाद लिखे जाने लगे थे और अभिनेता अभिनेत्रियों को संवाद पढ़कर याद कर बोलने पड़ते थे। इसलिए कहा गया है कि पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा भी कद्र भी होने लगी थी। इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मुख्य फिल्मों के समय में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, करतब करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, क्योंकि उसमें किसी तरह के संवाद या गीत गाने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु जब सवाक फिल्में बनाने लगी तो उसमें गीत संगीत और जिसके सुनकर दर्शक आकर्षित हो और उन पर बेहतरीन असर छोड़कर जाए और इनसे शामिल किए गए गीत संगीत को भी कद्र की दृष्टि से देखा जाने लगा था। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा है कि आगे का पैराग्राफ है, इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। देह मतलब क्या बच्चों? शरीर, और प्रचलित मतलब लोगों की भाषा। तो इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहता है कि जब सावक फिल्मों में संवाद गीत संगीत को महत्व दिया जाने लगा तो आलम आरा के बाद अब आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अर्थात वो अभिनेता जो गीत भी गा सकते थे वह भी सिनेमा पर्दे पर नजर आने लगे। भारत में हिंदी और उर्दू के तालमेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग बढ़ा। सिनेमा के शरीर और तकनीकी की भाषा की जगह लोगों की भाषा फिल्मों में आम बोलचाल की भाषाओं का प्रवेश होने लगा, क्योंकि यह लोगों की अधिक पसंद आती थी। लोग इससे फिल्म के साथ जुड़ाव महसूस करते थे। आगे देखिए बच्चों, सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा।
प्रतिबिंब मतलब परछाई। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि सिनेमा में जब से आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने लगा तब से सिनेमा ज़्यादा आम जग से जुड़ गया। यह एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर आम लोगों की जीवन की परछाई फिल्मों में दिखाई देने लगी। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कि उन्हीं की कहानी प्रदर्शित हो रही है, वह अपनी ही जीवन से जुड़ी कहानी देख रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में यह कहना चाहते हैं लेखक हमें कि अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि उस समय जो भी अभिनेता और अभिनेत्री फिल्म में अभिनय कर रहे थे, वे जैसा पहनाव पहन रहे थे और जिस तरह के फैशन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका असर लोगों पर पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। सभी औरतें उसके जैसा ही हेयर स्टाइल बनाने लगी थी। आगे का पैराग्राफ है, औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। आर्देशिना ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। केस सजा मतलब बाल बनाना। लेखक कहते हैं कि औरतें अपने बालों को उसी तरह बनाने लगी थी जिस तरह अभिनेत्री फिल्म में बनाया करती थी। आर्देशियर ईरानी की फिल्म में भारतीय कलाकारों को ही नहीं, ईरानी अर्थात दूसरे देश के कलाकारों को भी अभिनय कर रहे थे। आलम आरा भी वह फिल्म थी जो सिर्फ भारत में ही नहीं सराही गई बल्कि उसे दूसरे देशों में भी उतना ही पसंद किया गया, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में। तो देखिए, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को शवाक सिनेमा के जनक आर्देशिर ईरानी की उपलब्धि में अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। लेखक इस पैराग्राफ में हमें यह कहना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई तब प्रथम फिल्म बनाने वाले फाल्के को फिल्म जगत का जनक कहा जा रहा है, जिनसे फिल्मों का आरंभ हुआ और अब नया युग शुरू हो गया था। अब शवाक फिल्म बनाने लगी थी। एक बड़ा परिवर्तन हिंदी सिनेमा में जगत में दिखने को मिला। तो बच्चों, आप सभी को इस पाठ में समझ में आ गया होगा। अभी देखिए बच्चों, अंत में पाठ का सार जो है कि आलम आरा पहली शवाक फिल्म है। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को बनी। इसके निर्देशक आर्देशिर एम ईरानी थे। इसके नायक विट्ठल तथा नायिका जुबेदी थी। आर्देशिर को इस फिल्म को बनाने के बाद भारतीय शवाक फिल्म का पिता कहा गया। इस फिल्म का पहला गाना दे दे खुदा को नाम था। ये फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली थी। इस फिल्म में सिर्फ 3 वाद्य यंत्र प्रयोग किए गए थे। आलम आरा फिल्म फैंटेसी फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के तालमेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसी फिल्म के उपरांत ही फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। इसी सिनेमा से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। तो बच्चों, आप सभी को इस पाठ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को इस पाठ में अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप यह वीडियो एक बार फिर से देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।